ईपीएस 95 पेंशन, पेंशनर्स के साथ बड़ी ठगी। पढ़िए पेंशन भोगी के मन की बात। 8 वर्षों के बुजुर्गों के अहिंसक करुणामय आंदोलन के बावजूद सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार और ईपीएफओ पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मन की बात को साझा किया। सभी पेंशनर्स को संदेश दिया कि बीजेपी चुनाव समिति को अंदाजा नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का देश भर में कितना समर्थन है। पिछले चुनाव 2019 के समय ही बुजुर्ग पेंशनर्स से वादा किया था कि उनकी सरकार न्यूनतम पेंशन पर सकारात्मक निर्णय लेगी, किंतु 8 वर्षों के बुजुर्गों के अहिंसक करुणामय आंदोलन के बावजूद सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इस लोकसभा चुनाव में भी वही गाना सुनाया जा रहा है कि अगली सरकार वृद्धों के हित की बात करेगी, इसलिए वृद्धों का आशीर्वाद भी अगली 2029 लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अब बात सरकार के समझ में कुछ आ रही है। मतदाताओं की यह सरकार उपेक्षा कर रही। पेंशनर्स ने दावा किया कि 85 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स हैं। भारत के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत 7 करोड़ कर्मचारी हैं, जो पेंशन के भविष्य के भोक्ता हैं। 8 करोड़ कर्मचारियों के सिर्फ पति पत्नी, 16 करोड़ दंपतियों के बाल बच्चे और उनका हित अपेक्षित 50-60 करोड़ मतदाताओं की यह सरकार उपेक्षा कर बहुत गलत किया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के मतदाताओं में जातियों, मजहबी समूहों, पुरुष महिला सदस्यों सभी का प्रतिनिधित्व है। उनका संगठन एनएसी भी एपॉलिटिकल है। उसके बाद लोकतंत्र में उनकी शक्ति का अनुमान करें। एनएसी के 58 सदस्य भी लोकसभा चुनाव में स्वयं उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक राज्य के हर जिले में फैला संगठन। इस संगठन का फैलाव देश के प्रत्येक राज्य के हर जिले में फैला हुआ सक्रिय सदस्यों का समूह है। यह एक अलग बात है। जिन दलों के सांसद ने उनकी मांग का समर्थन किया है, बूढ़े बुजुर्ग, सेवानिवृत्त, चुनाव में उनका समर्थन करेंगे तथा जिन जिन सांसदों मंत्रियों ने पेंशनर्स का विरोध किया है, उन्हें चुनाव में हराने की वे जरूर ही कोशिश करेंगे। मरता क्या नहीं करता। ठीक है, सरकार अपनी राह चले और पेंशनर्स अपने हित की रक्षा के लिए जान लगा देंगे। मरता क्या नहीं करता। बीजेपी की वर्तमान सरकार ने बूढ़े बुजुर्गों की उपेक्षा की है। उनके द्वारा जमा किए हुए पेंशन फंड का अपहरण कर अच्छा नहीं किया है। अब जब वे अपने संचित 9 लाख करोड़ के कॉर्पस के 1 लाख करोड़ रुपए की ब्याज धन से सिर्फ 7500 प्लस दा और मेडिकल सुविधाएं मांग कर संतुष्ट होना चाहते हैं, तो यह सरकार टालने का काम कर रही है। यह ठगी नहीं तो और क्या है। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएफओ और कोर्ट की अवमानना पर बड़ा दावा। पेंशन भोगियों को भारी मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ता है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ईपीएस पेंशन मामले की यात्रा पर पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने पूरी पड़ताल करने वाला पोस्ट किया है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में बहुत ही साहसिक निर्णय दिया और न्याय दिया। वहीं कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। लिखा गया कि विशेषज्ञों द्वारा कुछ खामियां देखी गई थी, तो इस तरह की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर शुरू हुआ असली खेल। ईपीएफओ ने अदालत के आदेश में देरी करके उसे गड़बड़ कर दिया। इससे ईपीएफओ साइट पर अफरातफरी मच गई। कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के 4 महीने बाद लिंक उपलब्ध होने के बाद उन्होंने इसे पीपीओ से लिंक करने के बजाय यूएएन से लिंक कर दिया, जो 2018 तक सेवानिवृत्त लोगों के लिए सक्रिय नहीं था। सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर उठाए गए मुद्दों पर यह भी कहा गया कि उन्होंने एक्टिवेशन लिंक को भी बेकार कर दिया और किसी भी प्रतिष्ठान में कोई बदलाव नहीं करने का मौखिक निर्देश दिया।
इस सारी उथल-पुथल में पेंशन भोगियों को भारी मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले विकल्प प्रपत्र को 10 से अधिक स्थानों पर भेजें। फिर ऑनलाइन फाइलिंग के दौरान त्रुटि संदेश के कारण उसे ठीक करने के लिए मदद मांगना और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को काफी मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ा। केरल हाई कोर्ट का फैसला। फिर केरल हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑनलाइन लिंक एक ही दिन में काम करने लगा और ईपीएफओ ने जानबूझकर मामले में परेशानी पैदा की और समय सीमा बढ़ा दी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 4 महीने की समय सीमा और उनकी अपेक्षा खो गई थी। फिर प्रतिष्ठानों से मंजूरी के लिए ईपीएफओ ने फिर जानबूझकर बाधाएं पैदा की। ईपीएफओ अधिकारियों को पता है और अब वे बार बार समय सीमा बढ़ाकर इसमें देरी कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है और ये बात ईपीएफओ अधिकारियों को पता है। लेकिन राजनीतिक समर्थन और सरकार के पूर्ण समर्थन के बिना यह संभव नहीं है। अंत में पेंशनर्स ने यह भी लिखा कि मैंने अभी अपनी राय व्यक्त की है। आप सभी होशियार हैं, इसलिए आप समझते हैं कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2022 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन। यह सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2022 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था, जब ईपीएफओ द्वारा 31 मार्च 2023 तक पेंशन संशोधित नहीं की गई थी। ईपीएफओ द्वारा जानबूझकर फॉर्म भरने से लेकर नियोक्ता की सहमति तक बाधाएं डालकर इसमें जानबूझकर देरी की गई। सारा डेटा उपलब्ध था और यह जानबूझकर उत्पीड़न था। ईपीएफओ के पास केंद्र सरकार का सारा पैसा था। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज, निवेश, आय, सब्सिडी और मुकदमेबाजी। ईपीएफओ से पेंशनर्स नहीं राजी। ईपीएफओ द्वारा केरल उच्च न्यायालय में दिया गया हल्फनामा पेंशन भोगियों को डिनायल ऑफ जस्टिस, न्याय से वंचित करने का एक अच्छा सबूत बन गया है। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफओ की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं। कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ताज़ा मामला यह है कि कोर्ट में गलत जानकारी देकर भ्रम पैदा करने का आरोप ईपीएफओ पर लगना शुरू हो गया है। आइए पढ़ते हैं आखिर क्यों यह आरोप लगाया जा रहा है। पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने सूचनाजी.com के लिए यह रिपोर्ट तैयार की। उनका कहना है कि केरल के एक अखबार मलयाला मनोरमा ने अपने 1 अप्रैल 2024 के अंक में केरल उच्च न्यायालय में पीएफ आनुपातिक पेंशन मामले पर चल रही सुनवाई में ईपीएफओ के हलफनामे का विश्लेषण किया है। मलयाला मनोरमा के अनुसार उच्च पीएफ पेंशन के लिए आनुपातिक आधार गणना के कार्यान्वयन के खिलाफ याचिका में ईपीएफओ द्वारा केरल उच्च न्यायालय में दिया गया हल्फनामा पेंशन भोगियों को डिनायल ऑफ जस्टिस, न्याय से वंचित करने का एक अच्छा सबूत बन गया है। हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का दुस्साहस। ईपीएफओ अधिकारियों ने अपने हलफनामे में पेंशन के लिए आनुपातिक आधार प्रोराता बेसिस पर गणना का अपनी ओर से बड़ा ही लुभावना तर्क देने की कोशिश की है। लेकिन प्रश्न है कि क्या पहले की तरह ऐसे लुभावने तर्क से फिर से वह न्यायालय को भरमाने में सफल हो जाएगा? आश्चर्य का विषय यह है कि अपने इस हलफनामे से आखिर हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का दुस्साहस सरकार का यह संगठन कैसे कर पा रहा है। केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन का मामला। यह मामला केरल उच्च न्यायालय में केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन किन्फ्रा के एक का सेवानिवृत्त कर्मचारी तिरुवनंतपुरम निवासी वीआर बालू द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है। उच्च पेंशन के लिए बालू को ईपीएफओ ने 30 अप्रैल तक 28,29,782 रुपये जमा करने का नोटिस दिया है। इसे बालू ने चुनौती दी है। प्रति माह 31,673 रुपये उच्च पेंशन।
बालू द्वारा दायर इसी याचिका की सुनवाई में ईपीएफओ ने अपने हलफनामे में बताया कि उक्त मामले में यदि वीआर बालू यदि 28.29 लाख रुपए उच्च पेंशन योजना में वापस कर देते हैं तो उन्हें प्रति माह 31,673 रुपए उच्च पेंशन के रूप में अतिरिक्त राशि मिलेगी। हालांकि यह राशि बैंक की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की तुलना में इतनी बुरी नहीं लग सकती है, लेकिन हलफनामे में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि 28.29 लाख रुपए की जमा राशि ईपीएफओ द्वारा कभी वापस भी की जाएगी अथवा नहीं। ईपीएफओ ने प्रोराटा के रूप में सबसे निर्दयी कटौती की। ईपीएफओ की इस चालाकी के बारे में हाईकोर्ट ध्यान नहीं देगी, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तक किसी अदालत ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि ईपीएफओ द्वारा अपनी अधिसूचना के आधार पर 2014 के संशोधन से पेंशन योग्य वेतन को 12 महीने के औसत से बदलकर 60 महीने के औसत कर दिया गया है। इससे भी पेंशन भोगियों को भारी नुकसान हुआ। अब ईपीएफओ ने प्रोराटा के रूप में सबसे निर्दयी कटौती की है। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज, निवेश, आय, सब्सिडी और मुकदमेबाजी। ईपीएफओ से पेंशनर्स नहीं राजी योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिकी योजना के रूप में परिवर्तित करना बेहतर है। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ईपीएफओ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि ईपीएस पेंशन 1995 मान्यताओं पर तैयार की गई है और उस तारीख से वास्तविकता के आधार पर विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पेंशन का भुगतान ईपीएस निवेश से उत्पन्न आय और मूल राशि और सदस्यों द्वारा क्रॉस सब्सिडी को मिलाकर किया जाता है। उस प्रक्रिया में कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता है, विशेष रूप से जो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से अधिक लाभ होगा। इसलिए मौजूदा मामला एक अपवाद है। इसमें बकाया राशि, यदि कोई हो, और शुद्ध आउटफ्लो के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक लाभार्थी को अपने शुद्ध आउटफ्लो और अपनी अपेक्षित जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए मांगी गई राशि जमा करने का मन बनाना चाहिए। ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति में योजना फिट नहीं। लाभार्थी को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए यदि ईपीएफओ बकाया राशि को समायोजित करने के बाद मांग उठाता है तो यह बेहतर है। जहां तक आनुपातिक पेंशन का सवाल है, मौजूदा नियम ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति में फिट नहीं बैठता है। योजना की गलतफहमी। 31 अगस्त 2014 तक ईपीएस में शामिल होने वाले सभी लोगों को मूल योजना द्वारा शासित किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिसूचना संख्या में संशोधन 609 दिनांक 22 अगस्त 2014 केवल 1 सितंबर 2014 से लागू होता है। योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिकी योजना के रूप में परिवर्तित करना बेहतर है। 78 लाख पेंशनधारियों के 4 करोड़ परिवार। एक पेंशनर्स ने सरकार पर गुस्सा उतारते हुए लिखा, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 78 लाख पेंशनधारियों के 4 करोड़ परिवार को केंद्र सरकार ने अपनी सभी योजनाओं से वंचित कर गरीबी रेखा से भी अति गरीबी रेखा में डालने पर मजबूर कर दिया गया है। गौर करें तो केंद्र सरकार के सांसद विधायक 3 से 4 पेंशन प्रति माह ले रहे हैं, जबकि वह जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। यह कहाँ का न्याय है? इस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है और वर्तमान समय को देखते हुए ठोस निर्णय लें।